हाँ, वितुजा पक्षी अब मनुष्यों का शिकार नहीं करता। जब से बाबा ख्या यक्षिणी ने यह स्थान छोड़ा है, तब से वह अब मनुष्यों को अपना शिकार नहीं बनाती। यह बूढ़ा आदमी युग के पास जाता है और कहता है, वह चली नहीं गई है, वह शांत हो गई है। वह शांत हो गई है, क्या तुम्हारा मतलब है? इसका मतलब है कि 13 साल पहले उस बेध्याट कोठी में एक लेखक बाबू रहा करते थे। उस यक्षिणी ने उस लेखक को अपना आखिरी शिकार बनाया। तुम्हें पता है, लेखक बाबू का घर किसी को नहीं मिला। उनका कमरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, मेज पर, यहां तक कि कोई कोना भी ऐसा नहीं बचा जहां खून न लगा हो। यह सुनकर युग डरा नहीं, बल्कि उदास हो गया। अचानक उसकी आंखें पीली पड़ गईं और उसने युग के कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? अच्छा हुआ, लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? कुग अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है, क्योंकि तुम जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हो, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। कहानी का मतलब यह है कि तुम उस लेखक बाबू के बेटे हो। हाँ, मैं उनका बेटा हूं। अपनी बात जारी रखते हुए चुग बुदा कहता है, यहां के लोग कहते थे कि यह वही यक्षिणी थी जिसने लेखक बाबू को मारा था। उस दिन के बाद से वह पक्की कोठी बंद हो गई और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में वासना के शिकार होने बंद हो गए। कुछ 84 लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस यक्षिणी की वासना पिता लेखक के साथ संभोग करके तृप्त हो गई थी और इसलिए वह शांत हो गई थी। डूम कुछ देर सोचता है और कहता है, लेकिन वासना तो समाप्त हो गई थी, इसीलिए उस यक्षिणी ने मेरे पिता को मार डाला। और आपने कहा था कि संभोग के बाद यक्षिणी अपने शिकार के जन्नांगों से रक्त चूसती है, फिर उस यक्षिणी ने मेरे पिता का रक्त क्यों नहीं पिया? पता नहीं, उसने कभी लेखक बाबू का खून नहीं चूसा। यह रहस्य गार्ड हाउस में उनकी मौत के साथ खुला। यक्षिणी हर शिकार को उसके साथ संभोग करके मार देती थी, इसलिए इस दोष के बाद भी उसने लेखक बाबू को भी मारा होगा। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बताया कि लेखक बाबू पिछले कई वर्षों से शोध करके यक्षिणी पर कई किताबें लिख रहे थे। उन्हें इसकी भनक लग गई, ऐसा भी कहा जाता है। और फिर जैसे ही अमावस्या आई, पक्षिणी ने लेखक बाबू को मार डाला होगा। क्या मुझे यह किताब मिल सकती है? नहीं, वह किताब कहीं नहीं मिल रही है। मैंने सुना है कि वह प्रकाशित नहीं हो सकती। शायद वह व्याई के गोदाम में हो। आपने क्या कहा? गेन्यार्ड गोदाम बी भंडार में। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आप कमजोर हो गए हैं तो बेहतर है कि गहने दे दें, अंदर आकर रहें, फिर उसे न जगाए, वरना मुझे नहीं पता कि और कितनी सती जान होंगी। तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैं तुम्हें हरा नहीं रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। बिटुआ, मौत आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। तुम बाहरी लोग ज्ञानी होते हो, तुम हर शब्द में अर्थ नहीं ढूंढते। वैसे तुम उस ग्रे हवेली के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कैसे? मैं नहीं जानूंगा, मेरा एक पुराना रिश्ता है। कुन बूढ़े आदमी को घूरता है और पूछता है, तुमने क्या कहा? एक पुराना रिश्ता? ग्रे हवेली से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह बुदबुदाते हुए कहता है, मनदीप धर। युग अपना मुंह खोलते हुए कहता है, दीपाल का मतलब है। इसका मतलब है कि वह बिटुमा के मैडीप 4 स्टेशन से है। वहां जाओ। ट्रेन मंडीप 4 स्टेशन पर रुकी। कुम और बूढ़ा आदमी अपने सामान के साथ ट्रेन से उतर गए। स्टेशन बहुत बड़ा नहीं था और पूरी तरह से सुनसान था। स्टेशन पुराने जमाने का था। केवल 1 या 2 लाइटें जल रही थीं जो बार बार चालू और बंद हो रही थीं। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि युग की नजर सूरज के हाथ में रखे बैग पर पड़ी और उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लगा कि यह बूढ़ा आदमी इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने जा रहा है। फूल। जैसे ही बूढ़ा आदमी स्टेशन पर उतरा, वह तेजी से चलने लगा। जेरी को जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। कहीं न कहीं कमल के फूलों का ख्याल युग के मन को परेशान कर रहा था।
वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम इतने सारे कमल के फूलों का क्या करोगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी अभी स्नान किया है, तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, तुम इतने सारे फूलों का क्या करोगे? अरे, पूजा होने वाली है, ये फूल उसी के लिए है। किस तरह की पूजा? पूर्णिमा पूजा का महत्व तुम नहीं समझते, तुम तो गांव में भी नहीं आए हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग हैरानी से बूढ़े को देख रहा था, क्योंकि वह उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। युग ने बात संभाली और कहा, अरे चिंत, उसे भी अब आना था। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशानी में लग रहे हो? बाबा, क्या यहां कहीं शौचालय है? बुट्टा सिर हिलाते हुए कहता है, मतलब बिटुआ, मतलब शौचालय पेशावधार बाथा। जया, मुझे नहीं पता, तुम्हें टैंक साफ करना है। युग चिढ़कर कहता है, हाँ यही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरे देश की तरक्की हुई है, लेकिन मैं दीपधर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम कहाँ खाली करूं? अरे वहां तो बहुत जगह है, मैंने भी वही किया, वैसे भी अंधेरा है, कोई देख नहीं सकता। युग थोड़ा आगे रेलवे ट्रैक पर जाता है और टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगता है। युग बाबा की तरह टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम यहां से कहां जाना चाहते हो? रोग का मुचाए, मतलब तुम्हें किस्नोई जाने के लिए नदी पार करनी होगी। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर वह यक्षिनी तुम्हें पकड़ ले? ओह, मैंने तुमसे कहा था बेटा, वह वासना खत्म हो गई है, वह अब शिकार नहीं करती, और वैसे भी आज पूर्णिमा नहीं है या 1 महीने का अभाव नहीं है कि वह मुझे अपना शिकार बनाए। जैसे कि क्रुमुचा में आप कहां कहते हैं, रोग कामुचा में मेरा एक घर है, मैं वहीं रहता हूं। युग कुछ सोचता है और कहता है, यह वही जगह है जहां यक्षिनी रहा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर यक्षिनी विन्नानोई नदी के दोनों घाटों के पास रहा करती थी। कोई जवाब नहीं आता। युग ने फिर पूछा, बाबा मुझे बताओ, तुम चुप क्यों नहीं रहते? कुकर नहीं मिला। युग सोचने लगा कि बाबा कोई राहत नहीं दे रहे हैं। युष अपनी चेन बंद करके पीछे मुड़ता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसकी चूड़ियां खड़ी हो जाती है। वह अचानक गायब हो गया था। युग समझ नहीं पाया कि वह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी कहाँ चला गया होगा। युग अपना बैग उठाता है और स्टेशन पर उस कचरे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह बूढ़ा आदमी कहीं नहीं मिलता। युग यह सोचकर हैरान था कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया, अचानक गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यह सोचकर संतुष्टि मिलती है कि शायद वह अकेला गया होगा और उसने कोई अच्छा गाना गाकर और यक्षिनी के बारे में बात करके उसे मार डाला होगा। जब युग स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी रिक्शा वाला नहीं था। यही समस्या है, टैक्सियां उपलब्ध नहीं है। शहर विकसित हो रहे हैं, लेकिन गांव अभी भी गांव है। यहां कोई प्रगति नहीं हुई है। यहां सब कुछ पहले की तरह पैसे के बारे में है। यह कहने के बाद युग पैदल ही बंगलामुड़ा के लिए निकल पड़ा। शेष 1 घंटे में वह बगलामुद्रा गांव पहुंच गया। बंगलामुद्रा गांव को पार करने के बाद उसने बलादी को पार किया और उसे पार करने के बाद किंथाली नदी आती है और कुछ दूरी पर सुम की घेन्याई कोठी थी जहां युग काम करता था। युग बंगलामुड़ा गांव पार कर चुका था, लेकिन वह काला झाड़ी जंगल में बस गया था। झाड़ी जंगल में इतना अंधेरा था कि वह किश्नोई नदी तक नहीं जा सका। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि किस रास्ते से जाऊं। युग जंगल में बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब मैं भूल गया हूं कि व्यायाम कैसे करना है। मैंने 3 चक्कर लगाए हैं, लेकिन मैं बार बार घूम रहा हूं, लेकिन जाफर रुक जाता है। काली बारिश का जंगल मेरे लिए पहेली बन गया है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। अपना मोबाइल निकालते हुए वह कहता है, यहां कोई नेटवर्क नहीं है जिससे तुम किसी को कॉल कर सको। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ थे। जब भी हवा के झोंके इन बांस के पेड़ों की किरणों से निकलते तो ऐसा लगता जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में युग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
युग सोच रहा था कि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पैरों की आहट सुनकर पुन डर जाता है और सोचने लगता है कि रात के इस समय इस जंगल में कौन हो सकता है। वह सुनने लगता है और सोचने लगता है कि क्या यह कोई यक्षिणी है, लेकिन फिर वह अपने दिल को दिलासा देता है कि नहीं, ये चक्षिणी वाक्षिणी कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरे पिता द्वारा गढ़ी गई कहानियां है। पैरों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जग ने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुन जा रहा है। युग जमीन पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा उठाता है और पैरों की आहट सुनने लगता है। तभी उसने देखा कि उनकी शादी के जुलूस में लगाए गए बांस के पेड़ हिल रहे थे और आवाज उसी दिशा से आ रही थी। पग उस आवाज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही कदमों की आवाज बंद होती है, युग की आंखें खुली रह जाती है। बांस का टुकड़ा अपने आप उसके हाथ से गिर जाता है और वह खुद डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक आंख वाला आदमी खड़ा था। तुम कहते हुए वह अपना मोबाइल उठाता है और उस काली छाया पर उसकी टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहता है, तुम। उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। जब टॉर्च की रोशनी उस काली छाया पर पड़ती है, युग देखता है कि वह काली छाया कोई और नहीं बल्कि मलकी उबी की उम्र का लड़का था। उसके गर्दन तक लंबे घुंघराले बाल थे और उसने बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। लड़के के हाथ में कोई यंत्र या जियो देखकर लगा कि यह पढ़ने मापने का यंत्र है। अभिमन्यु ने घुम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम क्यों उड़े? तुम नीचे क्यों गिरे? अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए वह कहता है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया था। तुमने क्या कहा? तुम मेरी वजह से डर गए? क्यों? तुम कायर हो। तुमने क्या कहा? यह कहने के बाद सूप की मशाल अभिमन्यु के चेहरे पर चमकने लगती है। जब युग अभिमन्यु के चेहरे को ध्यान से देखता है तो वह आश्चर्य से कहता है, क्या तुम अभी हो? युग अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की ओर उंगली उठाकर कहता है, और तुम मूर्ख हो, ऐ न। यह कहने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। यह अभिमन्यु युग का बचपन था। युग अभिमन्यु के बालों को छूता है और कहता है, तुम बदल गए हो, बहुत बड़े बाल, तूफान में बड़ा चेहरा। अभिमन्यु कहता है, तुम बहुत बदल गई हो, बताओ कब आई और कहाँ जा रही हो? बस आज ही अम्मा, मैं 1-2 घंटे पहले अपने घर चेसवर्ड कोठी जा रहा हूं। तुम बताओ, तुम इतनी सुनसान जगह पर कहाँ जा रही हो और वो भी इतनी देर में? तुम इतने लंबे बाल मेरे पास क्यों रखती हो? मुझे लगा जैसे तुम भी वहां थी। तेरह यह कहते हुए मशाल अभिमन्यु के चेहरे पर जलती है। जब दुल 1000 से ज्यादा लोगों के चेहरे देखता है जो आश्चर्य से भरे होते हैं, क्या तुम अभी हो? युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की ओर इशारा करता है और कहता है, और तुम एक कीड़ा हो, ऐ न। यह कहते हुए दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अभिमन्यु कुन का बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को छूता है और कहता है, तुम बहुत बदल गए हो दोस्त, बड़े बाल, आंखें। अभिमन्यु कहता है, तुम भी बहुत बदल गए हो, बताओ तुम कब आए और कहां जा रहे हो? आज ही, उसने कहा, मैं 1-2 घंटे पहले यहां आया हूं और मैं अपने रोलपा हवेली जा रहा हूं। बताओ तुम कहां जा रहे हो? इतने सुनसान बंगले में, इतने रहस्य में, और मैंने सुना है कि यह बार इतना बड़ा है कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी घर में जा रहा हूं। जी। अभिमन्यु आश्चर्य से अंदर आता है। वह भी विषय को घुमाता है और कहता है, इसे छोड़ो और तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे हो रात का समय? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहां क्या कर रहा था तो तुम हंसोगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम न जाओ। अरे नहीं सुग्गा भाई, तुम पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अभिमन्यु चिरे को बताता है कि मैं यहां भूत पकड़ रहा हूं। पुन सुन नहीं पाता और वह फिर से पूछता है,
अभिमन्यु युग के कान में फुसफुसाता है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्सा हो जाता है। वह क्या कह रहा है? मुझे लगा कि तुमने बचपन में धूल पर विश्वास करने की आदत छोड़ दी होगी और तुम एक आदमी बन गए होगे, लेकिन तुमने अभी भी अपना मन नहीं बदला है। तुम बचपन की तरह ही मूर्ख हो। अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हंसोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। युग परेशान होने लगता है और वह धीरे से कहता है, अरे मुझे बताओ कि तुम आजकल क्या करते हो। गुवाहाटी में मेरी नौकरी है, मैं यहां छुट्टियां मनाने आया हूं। गुवाहाटी में मेरी नौकरी है, लेकिन कौन सी नौकरी? मैंने अभी अभी बताया। भूत पकड़ने के लिए मैं एक प्रमाणित पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूं। हम भूत ढूंढने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर हंसना बंद नहीं कर सका। वह क्या कह रहा है? मुझे लगा कि तुमने बचपन की धूल पर विश्वास करने की आदत खो दी होगी और तुम एक आदमी बन गए होगे, लेकिन तुमने अभी भी अपना मन नहीं बदला है। तुम बचपन की तरह ही मूर्ख हो। अभिमन्यु क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हंसोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। युग परेशान होने लगता है और वह धीरे से कहता है, अरे मुझे बताओ कि तुम आजकल क्या करते हो। मेरे पास गुवाहाटी में नौकरी है, मैं यहां छुट्टियों के लिए आया हूं। मेरे पास गुवाहाटी में नौकरी है, लेकिन कौन सी नौकरी? मैंने तुम्हें अभी बताया था। भूत पकड़ने के लिए मैं एक प्रमाणित असाधारण गतिविधि विशेषज्ञ हूं। हम भूतों को खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर मैं हंसना बंद नहीं कर सका।